वेव या तरंग को देख लेते हैं। तरंग की बात करें, वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम या ठोस, द्रव, गैस अथवा में संचरित होती है वे क्या कहलाती है? तो ये कहलाती यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव। नेक्स्ट बात करें, वे तरंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वह निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंगे या अयांत्रिक तरंगे। नेक्स्ट, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के अनुदिश होती है तो ऐसे तरंगों को क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। और जब तरंगों की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के लंबवत होती है तो उन तरंगों को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग की बात करें, किस प्रकार के तरंग का एग्जाम्पल है? तो ध्वनि तरंग एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंग है, तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? मैक्सवेल ने। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं? ये उदासीन होते हैं, ये अनुप्रस्थ होते हैं, प्रकाश के वेग से गमन करते हैं और इसके पास ऊर्जा व संवेग नहीं होता। नेक्स्ट बात करें आयाम। आयाम क्या होता है? तो आयाम की बात करें, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर जितनी अधिक दूरी तय करती है वह वस्तु का दोलन का आयाम कहलाती है। ठीक, आयाम क्लियर हो गया। नेक्स्ट, तरंगों में तरंग चाल, तरंग दैर्ध्य व आवृत्ति, यानी कि तरंग की चाल, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति के बीच संबंध को दर्शाती है। तो ध्यान रखिएगा, v बराबर n लैम्डा, यानी कि v आपका तरंग का चाल है, n आवृत्ति है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। यानी कि ये कह सकते हैं, अगर जो आपसे पूछे तरंग चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के भी संबंध बताओ तो v बराबर n लैम्डा होता है। नेक्स्ट, कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंगे। तो एक प्रकार का ध्यान रखिएगा, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गामा किरणों की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्यूरेल ने। नेक्स्ट, गामा किरणें का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया व कृत्रिम रेडियोधर्मिता में। नेक्स्ट बात करें, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रॉन्टजन ने एक्स किरणों की खोज की थी, पूरा नाम है कॉनराड रॉन्टजन। नेक्स्ट, एक्स किरणों का उपयोग कहाँ होता है? तो चिकित्सा व औद्योगिक क्षेत्रों में एक्स किरणों का उपयोग होता है। रेडियो तथा टेलीविजन में उपयोग करते हैं दीर्घ रेडियो तरंगों को। दृश्य किरणों की खोज किसने की? न्यूटन ने। अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? हर्शल ने। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं होता कहलाती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। भूकंप के समय कौन सी तरंगे निकलती हैं? तो अपश्रव्य तरंगे निकलती हैं। रडार पर शत्रु के वायुयान का पता लगाया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा। और सीटी स्कैन की बात करें के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं एक्सरेज। बात करें एमआरआई, एमआरआई का पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन में किस तरंग का प्रयोग होता है? चुंबकीय तरंग का प्रयोग होता है। आगे चलें, ध्वनि तरंगे व ध्वनि की चाल। नेक्स्ट बात करें, इसमें क्वेश्चन आपका पहला, ध्वनि तरंगे होती है तो ध्वनि तरंगों के बारे में हमने देखा, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से नीचे, इनको मनुष्य नहीं सुन सकता। श्रव्य तरंगों की बात होती है, इनका आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज, इनको मनुष्य सुन सकता है। और पराश्रव्य तरंगों की बात करें, ये इनकी आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। पराश्रव्य तरंगों को कौन कौन सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़। नेक्स्ट बात करें, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ पे होता है? समुद्र की गहराई मापने में, संकेत भेजने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, गठिया रोग के उपचार में, ट्यूमर का पता लगाने में। नेक्स्ट, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता व घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल का क्रम है, यानी कि ध्वनि की चाल की बात करें तो ठोसों में सर्वाधिक होती है, उससे कम द्रव में होती है, उससे कम गैस में होती है। ठीक, ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड। ध्वनि की चाल जल में कितनी होती है? 1483 मीटर पर सेकंड। और ध्वनि की चाल लोहे में बात करें तो 5130 मीटर पर सेकंड होती है लोहे में। नेक्स्ट, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाती है तो क्या होता है? तरंग व चाल व तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती, यानी कि आवृत्ति वही रहती है, तरंग व तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। नेक्स्ट बात करें, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है चाल व तरंग दैर्ध्य पर। नेक्स्ट, दाब घटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट, माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता व परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है? 17 मीटर। नेक्स्ट, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है, क्यों? अपवर्तन के कारण। ठीक,
नेक्स्ट बात करें, चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वायुमंडल न होने के कारण ध्वनि का संचरण नहीं होगा, इसलिए चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे को नहीं सुन सकते। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर यानी कि कितनी ध्वनि स्तर जो होती है सुनने के लिए अच्छी होती है, तो 30 से 60 डेसिबल, इससे ज्यादा तो नुकसानदायक होगी। ठीक, आगे चलते हैं। WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर होता है तो 45 डेसिबल। कितना? 45 डेसिबल। नेक्स्ट, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। स्टेथोस्कोप कार्य करता है, यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, उड़ते हुए वायुयानों की गति मापी जाती है डॉपलर प्रभाव द्वारा। नेक्स्ट, महिलाओं व बच्चों की आवाज पुरुषों से महीन व पतली होती है। क्यों? क्योंकि उनके गलों से निकली ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है, तारतम्य अधिक होता है, इसलिए जो ध्वनि होती है, जो आवाज होती है, वो पतली होती है। नेक्स्ट, वह तीव्रता जो ध्वनि प्रदूषण से कही जाती है, यानी कि 80 डेसिबल से अधिक अगर जो ध्वनि की तीव्रता है तो वह ध्वनि प्रदूषण कही जाएगी। ठीक। नेक्स्ट, पुल पर सैनिकों के ताल मिलाकर चलने से पुल टूटने का खतरा रहता है। क्यों? क्योंकि अनुनादी अवस्था उत्पन्न होने से पुल के टूटने का खतरा रहता है। कहा जाता है सैनिक जब चलते हैं ताल मिला के, तो पुल अगर जो ब्रिज बीच में पड़ता है तो उनसे ताल मिलाकर चलने के लिए नहीं कहा जाता। ठीक। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आगे चले, हीट यानी कि उष्मा। उष्मा क्या है? तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु में निहित उष्मा किस पर निर्भर नहीं करती? तो यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट, उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। उष्मा का अन्य मात्रक कौन कौन से हैं? तो कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट या बीटीयू होता है। नेक्स्ट, ताप किसे कहते हैं? ताप वह भौतिक कारक जिससे ऊर्जा का प्रवाह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है, वह ताप होती है। नेक्स्ट, ताप का मापन किससे करते हैं? तो सेल्सियस पैमाने पे करते हैं। सेल्सियस पैमाने में मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस होता है और मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस माप सकते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करें, मिनिमम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री मैक्सिमम फ़ारेनहाइट होता है। और यहाँ पे केल्विन पैमाने में भी ताप को मापते हैं, 273 से 373 केल्विन इसको मापते हैं। ठीक। ताप मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण मापी है तापमापी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका तापमापी के पैमाने का संबंध C/5 F-32 बराबर K-273/5। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर जो आपसे C दे दे, आपको फ़ारेनहाइट पैमाने पे कन्वर्ट करने के पूछो, कन्वर्ट करने के लिए कहे तो आप इसका यूज करके कर सकते हो, C यहाँ पे पुटअप कर दोगे। या F दे दे, आपसे कहे सेल्सियस पैमाने पे बताओ तो F यहाँ पे पुटअप कर दो। आपसे केल्विन पैमाने पे पूछे, आपको C दे दे तो आप इसका यूज करके निकाल सकते हो। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। C/5 F-32/9 बराबर K-273/5। नेक्स्ट, परम शून्य ताप क्या है? परम शून्य ताप क्या है? वह वस्तु का न्यूनतम ताप जो उसको मतलब किसी वस्तु का न्यूनतम ताप, उसको हम परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट, सेल्सियस पैमाने व केल्विन पैमाने पर न्यूनतम ताप होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस या होता है सेल्सियस पैमाने पर। केल्विन पैमाने पर 0 के न्यूनतम ताप होता है। ठीक, आगे चलें। पारा किस ताप पर जमता है? तो पारे की बात करें -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। ठीक है, और इससे नीचे अगर जो ताप को ज्ञात करना तो पारा तापमापी का उपयोग हम नहीं करेंगे, अल्कोहल तापमापी का उपयोग करते हैं। पारा थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। नेक्स्ट, पूर्ण विकिरण तापमापी से क्या मापा जाता है? दूर स्थित वस्तु का ताप, सूर्य व तारों का ताप। ठीक है, कह सकते हैं दूर स्थित वस्तु का ताप नापा जाता है पूर्ण विकिरण तापमापी से। नेक्स्ट बात करें, विशिष्ट उष्मा क्या होती है? किसी 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने या घटाने में जो उष्मा देनी व लेनी पड़ती है, उस उष्मा को विशिष्ट उष्मा हम कहते हैं। नेक्स्ट, विशिष्ट उष्मा व्यक्त किया जाता है किसमें? कैलोरी में। नेक्स्ट, किसकी उष्माधारिता विशिष्ट उष्मा सबसे अधिक होती है? जल की। आगे चलें, विशिष्ट उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल या किलोग्राम केल्विन। ठीक है, आगे बात करें, ठोस को गर्म करने पर उसमें उष्मीय प्रसार होता है सभी दिशाओं में। नेक्स्ट, द्रव को गर्म करने पर उष्मीय प्रसार हो तो आयतन में प्रसार अधिक होता है जिसके कारण घनत्व घट जाता है। ठीक है, द्रव को गर्म करने पर उष्मीय प्रसार हो तो क्या होता है? तब आयतन में प्रसार अधिक होता है जिसके कारण जल का घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट, जल में असामान्य प्रसार होने पर प्रायः सभी द्रव गर्म करने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा द्रव की जब भी बात हो तो गर्म करने पर आयतन में बढ़ते हैं,
परंतु जल की बात करें, जब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो आयतन में घटता है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पास जैसे ही गर्म होता है वो आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है। अतः जल के घनत्व की बात करें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट बात करें, उष्मा संचरण की कितनी विधियां, 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। नेक्स्ट बात करें, चालन में उष्मा का संचरण कैसे होता है, तो चालन में इसमें उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपना स्थान को परिवर्तित किए बिना पहुंचती है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, ठोसों में उष्मा संचरण कैसे होता है, तो ठोसों में जो उष्मा का संचरण होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करें, संवहन, इसमें उष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के कारण होता है। तो चालन में स्थानांतरण नहीं होता, फिर भी संचरण होता है, लेकिन जो संवहन विधि होती है उसमें उष्मा का संचरण होता है। ठीक, उष्मा का संचरण पदार्थों के कणों के स्थानांतरण के कारण होता है। नेक्स्ट बात करें, गैसें तथा द्रवों में उष्मा का संचरण कैसे होता है, संवहन विधि के द्वारा। विकिरण विधि की बात करें, उसमें उष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करें नेक्स्ट, आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। गुप्त उष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप, इसको हम कर चुके हैं, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, 98.4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमाने पर किस ताप का बिंदु पर समान होते हैं, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो दोनों समान होते हैं। भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उबले हुए जल से, क्योंकि भाप की जो गुप्त उष्मा होती है वो अधिक होती है। नेक्स्ट बात करें, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ खाना ताज़ा अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, आयतन घटता है। नेक्स्ट, जब पानी में नमक मिलाते हैं तो क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है, वह जमाव बिंदु क्या होता है, घट जाता है। आप देखते होंगे जो बर्फ की सिल्ली होती है उस पर नमक भी लगा दिया है जिससे वो कम धीरे धीरे या जल्दी ना गले। नेक्स्ट, पसीने का मुख्य उपयोग क्या है, तो पसीने का मुख्य उपयोग ये शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दे तो कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि ठंडा हो जाएगा, नहीं, कमरा थोड़ा गर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट, कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, तो पारा या Hg। नेक्स्ट, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना क्यों आरामदायक होता है, क्योंकि सफेद कपड़े उष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। सूर्य की गर्मी पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण द्वारा। नेक्स्ट, परावर्तन, अपवर्तन व पूर्ण आर्थिक परावर्तन की बात करें, इसमें कौन सी युक्ति प्राकृतिक घटना है, तो ध्यान रखना इन तीनों की घटनाएं जब होती हैं तो आकाश में इंद्रधनुष बनता है। जल की विशेष उष्मा कितनी होती है, 4.18 जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस कह सकते हो। आगे चलें, प्रकाश, प्रकाश को हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो प्रकाश की बात करें, प्रकाश क्या है और वह कैसे संचरित होती है, तो प्रकाश की बात करें, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का ही रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। तो प्रकाश कैसे संचरित होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की बात करें 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी, रोमन ने की थी। नेक्स्ट बात करें, चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 1.28 सेकंड। चंद्रमा को 1.28 सेकंड लगता है और सूर्य को बात करें, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। और वे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, उन पर प्रकाश डालने पर वे प्रकाशित होते हैं या दिखाई देते हैं, वे कहलाती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट बात करें, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है, तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन की बात करें सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष व चांद से आकाश काला दिखाई देता, क्यों, क्योंकि प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट बात करें, तारों का टिमटिमाना एवं वास्तविक दूरी से अधिक दूरी तक दिखाई देना किसका कारण है, तो अपवर्तन का कारण है। नेक्स्ट बात करें, जल के तल में पड़े सिक्के का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर दिखना किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण।
नेक्स्ट बात करें मृग मरीचिका का बनना किसके कारण संभव है? ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट बात करें हीरे का चमकना व प्रकाश तंतु का कार्य करना किसका उदाहरण है? प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर की बात हो रही है, तो ये होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट, सुबह शाम सूर्य का लाल दिखाई देना किसका कारण है? प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट, पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डालने पर उसका रंगीन दिखना किसके कारण होता है? ये होता है व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट बात करें पानी में पड़ी छड़ हमें टेढ़ी दिखाई देती है, क्यों? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, दर्पण की एक सतह पर कलई होती है, कौन सी कलई होती है? आपने देखा होगा जो शीशा होता है उस पे एक सिरे पर कलई, जिसमें हम फेस देखते हैं, हम चेहरा देखते हैं, कलई लगी होती है, वो होती है सिल्वर नाइट्रेट की लगी होती है AgNO3, जिसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट बात करें समतल दर्पण की एक तरफ कोई विवेग से चलता दिखाई देता है, तो दर्पण से जो प्रतिबिंब होगी वो उसकी तरफ 2v वेग से यानी कि दोगुनी गति से आती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ध्यान रखिएगा, ये आपका न्यूमेरिकल लगाने में आपके काम आएगा। तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 360/थीटा कर देंगे। थीटा 45 है तो थीटा की जगह पे 45 रख देंगे, थीटा 60 है तो 60 रख देंगे, और यहाँ पे ध्यान रखना यदि सम आए तो माइनस, यानी कि जो आंसर है उसमें से एक घटा देंगे। नेक्स्ट बात करें गोलीय दर्पण होते हैं तो दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, ये होते हैं गोलीय दर्पण। नेक्स्ट, अवतल दर्पण के उपयोग की बात करें, इंपॉर्टेंट है, सेविंग मिरर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कान व आंख के नाक के डॉक्टर द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ियों के हेडलाइट व सर्च लाइट व सोलर कुकर में किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण का उपयोग की बात करें तो गाड़ियों के पार्श्व लाइट के दर्पण के रूप में, सोडियम परावर्तक के रूप में, गाड़ियों के स्ट्रीट लाइट परावर्तन के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता कैसे मापी जाती है? डायोप्टर में। पानी में हवा का बुलबुला कार्य करता है, उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस का क्या उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस की बात करें सूक्ष्मदर्शी, कैमरा, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, अवतल लेंस का उपयोग होता है तो अवतल लेंस की बात करें गैलीलियो दूरदर्शी के नेत्रिका तथा निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो प्राथमिक रंग की बात करें लाल, हरा व नीले रंग को हम प्राथमिक रंग बोलते हैं। नेक्स्ट, द्वितीयक रंग किसे बोलते हैं? पीला, मैजेंटा और पिकाक नीला को हम द्वितीयक रंग बोलते हैं। जब दो रंगों को परस्पर मिलाने पे श्वेत प्रकाश उत्पन्न हो तो उसे क्या बोलते हैं? तो उन दोनों रंगों को पूरक रंग बोलते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश की कणिका सिद्धांत को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने दिया था? हाइगेंस ने दिया था। और प्रकाश विद्युत सिद्धांत को किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत को किसने दिया था? यंग ने। और प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत को दिया था प्लांक ने। प्रकाश सजावट तथा विज्ञान के लिए विसर्जन नलिकाओं में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो नियोन गैस प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट, किसी वस्तु के त्रिविमीय यानी कि 3D प्रतिरूप के अंकित अथवा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का क्या नाम है? होलोग्राफी। नेक्स्ट बात करें प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होती है लाल रंग की, और ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होने का क्या कारण होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और वह हमें दूर से दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट बात करें आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से की जा सकती है। नेक्स्ट बात करें किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख पर बनता है, किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट बात करें एक रंगीन, देखो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना वो कैसा होता है? वो होता है आपका वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट, एक रंगीन टेलीविजन 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बनता है, तो इसमें जो प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा, नीला वही रंग होते हैं, ठीक। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी बोलते हैं, में कौन सा लेंस लगाया जाता है निवारण हेतु? तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष की बात करें इसको क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो इसमें कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करें आंख की रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक व उल्टा बनता है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति पर प्रतिबिंब बनता है तो दूर दृष्टि दोष अगर जो आपको है तो आपका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा। नेक्स्ट बात करें सर सीवी रमन को
किस कार्य के लिए नोबेल प्राइज मिला था? ध्यान रखना, सर सीवी रमन को जो नोबेल प्राइज मिला था वह प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। आगे चलें, स्थिर वैद्युत या विद्युत धारा वाले क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। चालक किसे कहते हैं? चालक जिन पदार्थ से होकर विद्युत आवेश प्रवाहित होता है उन्हें हम बोलते हैं चालक। जैसे तांबा, चांदी, एल्युमिनियम। अगर जो पूछा जाए सबसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है तो चांदी होता है। चूंकि चांदी महंगा होता है इसलिए हम तांबे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें अचालक या नॉन कंडक्टर। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उन्हें अचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबड़, कागज आदि। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा से ऊर्जा परावर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक, नेक्स्ट बात करें लेक्वांसी सेल प्रयोग होता है। तो लेक्वांसी सेल की बात करें विद्युत घंटी में, टेलीफोन आदि में प्रयुक्त होता है। ये ऐसे जगहों पे प्रयोग की जाती है जहां पे रुक रुक के ऊर्जा देने का कार्य होता है। नेक्स्ट बात करें लेक्वांसी सेल में होता है, लेक्वांसी सेल की बात करें, लेक्वांसी सेल की बात करें, इसमें कार्बन का छड़ होता है जो एनोड के रूप में कार्य करती है, जस्ते का छड़ होता है जो कैथोड के रूप में कार्य करती है, तथा जो लिक्विड होता है वो अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक, लेक्वांसी सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? ईएमएफ की बात करें 1.5 वोल्ट होता है। चालक में विद्युत आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक होता है ओम। आगे चलें, ओम का नियम होता है, तो ओम का नियम की बात करें V बराबर RI होता है, जहां V वोल्ट होता है, R एक नियतांक होता है और I एक धारा होती है। नेक्स्ट, प्रतिरोधों का संयोजन की बात करें, दो प्रकार के प्रतिरोधों का संयोजन होता है, एक तो श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। श्रेणी क्रम की बात करें, श्रेणी क्रम के संयोजन में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल लगाने में काम आएंगे। नेक्स्ट बात करें जो समांतर क्रम में संयोजन होते हैं उनका समतुल्य प्रतिरोध की बात करें तो 1/RE बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में ऊर्जा का क्षय होने की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत शक्ति बोलते हैं। आगे चले, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। 1 किलोवाट घंटा का मात्रक अर्थात अथवा यूनिट, 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा यूनिट बराबर होता है वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे घंटा बटे 1000। ये आपका न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा, या वाट गुणे घंटा बटे आपका क्या हो जाएगा 1000। अमीटर यंत्र काम आता है, तो अमीटर की बात करें विद्युत धारा मापने में काम आता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। जलते हुए बल्ब के तंतु या फिलामेंट के ताप कितना होता है? 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करें, फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि यह उच्च गलनांक का होता है और क्वथनांक तथा उच्च प्रतिरोध इसमें होता है। नेक्स्ट बात करें, विद्युत बल्ब में गैस भरी जाती है तो निष्क्रिय गैसें भरी जाती है, जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियान। नेक्स्ट बात करें, घरेलू उपभोक्ताओं को किस वोल्टता की धारा प्राप्त होती है? 220 वोल्ट। नेक्स्ट, बल्ब में निष्क्रिय गैस ही क्यों भरी जाती है? क्योंकि निष्क्रिय गैसों के अभाव में तंतु वाष्पित हो सकता है। नेक्स्ट बात करें, फ्यूज तार का गलनांक होता है तो कम होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? ट्रांसफार्मर का कार्य होता है प्रत्यावर्ती एसी को कम या ज्यादा करना। ठीक, एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर। नेक्स्ट, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त धातु होती है सिलिकॉन, बहुत इंपॉर्टेंट होती है सिलिकॉन, जो सोलर प्लेट होती है उसको बनाने में उपयोग की जाती है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। विद्युत धारिता का मात्रक है फैराडे। आगे चले, फ्यूज का तार किसका बना होता है? शीशे व टिन की मिश्र धातु का। किसमें विद्युत धारा की दिशा ज्ञात की जा सकती है? गैल्वेनोमीटर के द्वारा। खोखले चालक का आवेश होता है 0। विद्युत मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0। CFL की बात करें, पूरा नाम क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, इसका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, घरों में उपयोग की जाती है। लेजर की बात करें, लेजर का पूरा नाम लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर के उपयोग की बात करें, आंखों के शल्य चिकित्सा में, नाभिकीय संलयन में, होलोग्राफी तकनीक में यूज होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। घरेलू परिपथों में तारों का संयोजन होता है समांतर क्रम में। आगे चले, आगे है चुंबकत्व वाला चैप्टर देख लेते हैं। प्राकृतिक चुंबक होता है तो लोहे का ऑक्साइड जो होता है Fe3O4, ये एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक होता है। कृत्रिम चुंबक किससे बनाया जाता है? तो लोहा, इस्पात, कोबाल्ट आदि से कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है। चुंबक को क्षैतिज लटकाने पर वह ठहरती है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर अथवा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या टेस्ला भी हम प्रयोग करते हैं।
लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है तो लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात आदि लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट, अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण होते हैं तो प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन आदि अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट बात करें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण होते हैं जस्ता, बिस्मथ, तांबा, चांदी, जल, सोना, हीरा, नमक आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण होते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त होता है तो नर्म लोहे को हम प्रयोग करते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने में प्रयुक्त होता है इस्पात। नेक्स्ट बात करें, लोहे का क्यूरी ताप होता है 780 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र लगभग कितना होता है, 1 गॉस। नेक्स्ट बात करें, मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, 180 डिग्री का। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो वह कहलाता है अतिरिक्त ध्रुव। नेक्स्ट बात करें, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। विद्युत चुंबक बनाने में सामान्यतः प्रयोग होता है लोहा। नेक्स्ट बात करें, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्नलिखित में से किसे बनाने में किया जाता है, जनित्र। नेक्स्ट, एक लंबी धारावाही कुंडली कहलाती है परिनालिका। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 900। नेक्स्ट बात करें, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है। आगे चलें, आगे हम आते हैं परमाणु भौतिकी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु मुख्यतः बना होता है किसका बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु कैसा कण है, एक प्रकार का उदासीन कण होता है। परमाणु के कुछ मूल, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की बात करें, खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की बात करें, यहाँ पे खोज किया था चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। ठीक है, कहीं कहीं यहाँ पे खोजकर्ता में रदरफोर्ड भी आता है। ठीक, यहाँ भी बात करें द्रव्यमान देख लीजिएगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का देख लीजिएगा 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। न्यूट्रॉन की बात करें, ये आवेश 0 होता है इस पर, और यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है। ठीक, खोजकर्ता आपने देख लिया। कैथोड किरणें पैदा की जा सकती है केवल गैस का प्रयोग करके। कैथोड किरणें होती हैं ऋणात्मक व अदृश्य, और कैथोड किरणों का वेग होता है प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। ठीक, आगे चले, रेडियो सक्रियता व नाभिकीय विखंडन के क्वेश्चन को देख लेते हैं। रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बैक्यूरेल व मैडम क्यूरी, इन दोनों ने मिलकर की थी। रेडियम की खोज की थी रॉबर्ट पियरे व मैडम क्यूरी ने। रॉबर्ट पियरे व मैडम क्यूरी ने। सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है, गामा किरणों की। सबसे अधिक आयनन क्षमता किसकी होती है, अल्फा किरणों की। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाले किरणों की पहचान सर्वप्रथम किसने की थी, रदरफोर्ड ने। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दिया था, आइंस्टीन ने। और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण की बात करें, E = mc² होता है, जहां m द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग होता है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था 1921 में। सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन किसने दिया था, तो स्ट्रॉसमैन और हॉर्न ने। रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग होता है भारी जल या ग्रेफाइट। नेक्स्ट, रिएक्टर में निरंतर छड़ के रूप में प्रयोग करते हैं कैडमियम या बोरान की छड़। नाभिकीय रिएक्टर के उपयोग की बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। नाभिकीय संलयन के उदाहरण होते हैं सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश के स्रोत में। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है, क्यूरी। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित होता है अल्फा, बीटा और गामा कण उत्सर्जित करता है। ठीक, अल्फा, बीटा और गामा कणों की खोज की थी रदरफोर्ड ने। आगे चलें, अब आते हैं हमें प्रमुख भौतिक संबंधी खोजों के बारे में देख लेते हैं किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये वाले टॉपिक। इलेक्ट्रॉन की बात करें जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन चैडविक ने। परमाणु की बात करें खोज किसने किया, जॉन डाल्टन ने। ठीक, गति विषयक नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करें किसने खोजा था, माइकल फैराडे ने। एक्स किरणों की बात करें इसने रॉन्जन ने, विलियम रॉन्जन ने यहाँ पे खोजा था। विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन ने यहाँ पे 1905 में खोजा था। वर्ष कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो खोज है वो इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी की बात करें धातु में जे निप्से ने खोजा था। फोटोग्राफी फिल्म की बात करें जॉन कॉर्बेट ने। विद्युत प्रतिरोध के नियम को किसने दिया, ओम ने दिया था। तापायनिक उत्सर्जन की बात करें एडिसन ने खोजा था। ट्रायोड वॉल की बात करें फॉरेस्ट ने खोजा था। विद्युत अपघटन के नियम की बात करें फैराडे ने। और डायनामाइट को खोजा था अल्फ्रेड नोबल ने। आगे चलें, प्रोटॉन की खोज किसने की, रदरफोर्ड। परमाणु बम की बात करें ऑटो हॉर्न ने। परमाणु संरचना किसने दिया था, नील बोहर व रदरफोर्ड ने।
हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। सापेक्षिकता के सिद्धांत की बात करें किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। रमन प्रभाव की बात करें सीवी रमन ने खोजा था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने। विद्युत आकर्षण के नियम की बात करें कूलॉम ने दिया था। फोटोग्राफी प्लेट की बात करें टॉलबोस ने इसको दिया था। आवर्त सारणी की बात करें मैंडलिप ने। तैरने का नियम किसने दिया? आर्किमिडीज ने। डायोड वाल्व की बात करें किसने दिया आविष्कार किया? सर फ्लेमिंग ने। और नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने। और बेतार का तार की बात करें मार्कोनी ने इसका आविष्कार किया था।